हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड आज हम लोग सेल एनाटॉमी का एक बहुत ही क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। मैं जो जो चीज़ आपको बताऊंगी आपको वो थॉरोली याद रखनी है और एग्जैक्टली एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि सेल एनाटॉमी एक मेजर टॉपिक फॉर्म करता है अराउंड 10 मार्क्स का यदि एमपीएमएसयू में है आप, और दूसरी यूनिवर्सिटी में यदि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें यदि आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी यदि एक्सप्लेन करते हैं तो ये आराम से उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है। तो आज हम बहुत शॉर्टली क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सेल होती क्या है। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल टिश्यू एंड बॉडी, यानी सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके सिस्टम एंड सिस्टम से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनती है। ये तो आप लोग जनरली जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे कि नर्व सेल है तो कंडक्शन का काम करेगी, मसल सेल है तो कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी, और इसी तरीके से यदि इंटेस्टाइन की सेल है तो डाइजेशन का काम करेगी। तो ये इस तरीके से डिफरेंट सेल के डिफरेंट वर्क्स होते हैं। इसके अलावा हम देखें कि 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। पहली यूकैरियोटिक सेल्स एंड दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है यूनिसेलुलर होती है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होती है इसमें, जो कि ह्यूमंस में पाई जाती है, और इसके बारे में ही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। आपने पढ़े होंगे पहले भी। जनरली हम देखें तो सेल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके, इसके 3 मेजर कंपोनेंट डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म एंड तीसरा होता है न्यूक्लियस। यानी 3 मेजर कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स और वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हमारा हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। इसकी थिकनेस जो होती है 7.5 nm होती है, यानी नैनोमीटर। इतनी स्मॉल थिकनेस में ये होता है। ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है जो कि फॉस्फोलिपिड कंटेंट करता है, फॉस्फोलिपिड की लेयर को कंटेंट करता है। जनरली हम यदि देखें तो इसका फंक्शन जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करना एक तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा कि सेल के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ कुछ जो हार्मोन्स या एंजाइम्स है उसको ऑक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस करने में हेल्प करता है। तो इतना याद रखना आपके लिए नेसेसरी है, बस इतना ही। ठीक है। फिर आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब किसने बताया, कैसे बताया कि सेल मेम्ब्रेन में जो होता है वो ट्राइलैमिनर फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, ये किसने बताया? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया, प्रपोज्ड बाय S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन इन 1972। इस मॉडल के तहत उन्होंने क्या बताया कि जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है इसमें पोलर हेड एंड पोलर टेल होता है, पोलर हेड एंड टेल। तो जो ये पोलर हेड होगा ये हाइड्रोफिलिक होगा और बाहर की तरफ होता है, एंड जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, जो कि अंदर की तरफ होती है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोजाइक मॉडल के द्वारा बताया गया 1972 में। तो ये इतना कंटेंट आपके लिए सेल मेम्ब्रेन के लिए सफिशिएंट है। दूसरा हम आते हैं साइटोप्लाज्म। एक बिल्कुल क्विक रिवीजन सीरीज है, इसलिए मैं आपको बहुत स्पीडली एंड थॉरोली बता रही हूँ। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, एक एक्वस सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरे तरीके से फिल्ड रहता है। एक एक्वस सब्सटेंस आप समझ लीजिए, जिसमें जो भी ऑर्गेनल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स ये सस्पेंडेड रहते हैं। ऑर्गेनल्स क्या क्या? तो गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, एक एक्वोस्लाइज सब्सटेंस होता है। तो ये हमारी इसके साइटोप्लाज्म की जनरल बात हो गई। अब हम इसके अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ऑर्गेनल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप बोलोगे ये तो दो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो जनरली ट्यूब्यूल्स या फ्लैटेन ट्यूब्यूल से
के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा 1 2 3 1 2 3 ऐसे फ्लैटेंड सैक्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर भी दो टाइप्स इसके बताए गए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हो, देखिए इन दोनों में मैंने डिफरेंस यही बनाई है, उसमें थोड़ा डॉटेड डॉटेड बना हुआ है। राइबोसोम्स अटैच्ड हो मतलब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जहां पर राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होते वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स अलग से भी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, और राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हेल्प करेंगे सेल में, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए मदद करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड में मदद करते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पहला ऑर्गेनल हमने पढ़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके दो टाइप्स पढ़ लिए हमने, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन आते हैं नेक्स्ट, इसका जो अभी हमारे ये दोनों हो गए, देन हम आते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस क्या है, तो एक एनास्टोमोसिस है। एनास्टोमोसिस मतलब होता है कि कुछ सेम स्ट्रक्चर्स जो आपस में कंजॉइंड हो जाए, जैसे कि इस तरीके से, तो कुछ ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एनास्टोमोसिस कर लेते हैं, और फ्लैटन ट्यूब्यूल्स जो है वो बनाते हैं गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस जो है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी यदि हम गोल्जी एपेरेटस को ध्यान से देखें तो इसमें दो साइड्स होती है, एक ट्रांस और एक सिस। फॉर्मेशन होता है, देन ट्रांस से सिस तक पहुंचकर वहां से उसका सिक्रीशन हो जाता है। तो गोल्जी एपेरेटस का मेन काम क्या है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करना। देन आता है थर्ड, हम देखते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, तो पेरोक्सिसोम्स आर नोन एज माइक्रो बॉडीज एंड आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जनरली ये कैटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, और इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ H2O2 विच इज साइटोटॉक्सिक। यानी पेरोक्सिसोम्स हमारे H2O2 का प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे इनसाइड द सेल्स। देन नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, और बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी ये एनर्जी जनरेट करने का काम करेगा, और यूजुअली डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली इसका शेप जो है वो वेरी कर सकता है, बट हम जनरली इसको इलोंगेटेड या सिगार शेप जो है वो देखते, नोटिस किया गया है। जहां पर भी मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो ज्यादा होते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा एक्टिव सेल हो गई, लिवर सेल हो गई, तो यहाँ पर अराउंड 2000 तक माइटोकॉन्ड्रियाज के नंबर नोटिस किए गए हैं। अदरवाइज जो भी इनएक्टिव सेल है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर या तो बहुत ज्यादा कम होंगे या फिर एब्सेंट भी होता है। सेकेंड, यदि हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। पहला आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड इसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन, जो कि कुछ इस तरीके से होती है, क्रिस क्रॉस होती है। इसको हम जिसकी जिगजैग पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, और ये होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की जो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है उसको ही क्रिस्टी बोला जाता है। इसके अंदर फिल्ड अप होता है मैट्रिक्स। तो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया के तीन पार्ट देख लिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड उसके अंदर फिल्ड अप होता है मैट्रिक्स। और दो मेम्ब्रेन के बीच का गैप होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के गैप में कुछ एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को चार लेबलिंग जो होती है वो मेन होती है। फिर जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मैट्रिक्स में होता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया हमारा, गोल्जी एपेरेटस भी हो चुका है। देन हम देखते हैं राइबोसोम। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, और या तो ये आपको किसी और ऑर्गेनल के साथ अटैच्ड भी मिल सकते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या फिर हो सकता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी अटैच्ड आपको मिल जाए। इनका ये प्रिंसिपल ऑर्गेनल है जिसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दैट्स इट। इसके बारे में आपको आगे नहीं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतना फास्टली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि यदि इसमें आप बहुत थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करते हैं तो ये बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे देगा।
देन राइबोसोम हो गया, उसके बाद हम आते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एक सर्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो ट्यूब्यूल्स होते हैं और दोनों ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से 90 डिग्री में लाई करते हैं। जब इन ट्यूब्यूल्स का आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो आपको एक ट्यूब्यूल में मतलब 9 ग्रुप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। यदि आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो 9 रिंग्स, जैसी साइकिल में रिंग्स होती है वैसी 9 ट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे। और ये क्या हेल्प करता है, तो सेंट्रोसोम का जो फंक्शन है वो होता है सेल डिवीजन में। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने हैं फॉर एमसीक्यू कि सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को आप ये इमेजिन कर सकते हो कि लाइसोसोम सेल का एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। लाइसोसोम एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेसेस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। यदि सेल में कोई भी बैक्टीरिया आता है तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोली कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है। और लाइसोसोम जो है वो सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर इरिथ्रोसाइट, यानी मैच्योर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब ये हमारी मेजर पार्ट हो गया जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पॉइंट पढ़ लिया साइटोप्लाज्म जिसके अंदर के हमने सारे ऑर्गेनल कवर कर लिए। थर्ड पॉइंट हमारा जो मेजर था वो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल के साइटोप्लाज्म में सेंटर में सिचुएटेड होती है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म ये कंटेन करता है। यानी हम देखें तो न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होगा जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर कुछ फिल्ड होगा, जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म था उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी सेंटरली एक और छोटी सी चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यानी आप कह सकते हो न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो इस तरीके से यदि हम केवल न्यूक्लियस की बात करें तो इसकी होगी एक सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, फिर अंदर जो स्ट्रक्चर फील्ड होगा एक्वस लाइक वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और बीच में जो इसका स्ट्रक्चर होगा खुद का वो होता है न्यूक्लियोलस। तो यहां पर भी आपके 3 टॉपिक इससे ही जनरेट हो गए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूमरस पोर्स होते हैं इसमें, यानी इस न्यूक्लियस में न्यूमरस पोर्स होते हैं जो सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म से एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। देन आता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर फिल्ड मटेरियल था, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, एक सेल के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेंट्रली हमको एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखता है, वो होता है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी एकदम सेंटर में आपको एक अलग सा डार्क स्टेन दिखेगा, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियर क्रोमेटिन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस। सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये न्यूक्लियोलस जो है वो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और ये जो न्यूक्लियोलस है वो आगे चल के राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करने का, मतलब राइबोसोमल आरएनए फॉर्म करने का भी काम करता है, यानी इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो स्टोर्ड होता है। तो ये था हमारा सेल एनाटॉमी का क्विक रिवीजन जिसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसको पढ़े। देन सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स आते हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके 2 पार्ट थे, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी एपिटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर आती है। देन हमने लास्ट 3rd टॉपिक पढ़े न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर भी 3 पार्ट डिवाइड किया गया है, इसका मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। तो ये एक क्विक रिवीजन थी। बहुत से लोगों की मेरे पास कमेंट आ रही थी कि मैम ये टॉपिक हमें जनरली बहुत वास्ट हो रहा है तो हम इसको कैसे पढ़े एनाटॉमी के लिए। तो एनाटॉमी में आपको इतना कंटेंट काफी है। इसके बाद फिजियोलॉजी में आप इनके स्ट्रक्चर्स, इतना चीजें आपको फिजियोलॉजी में डिफाइन नहीं करनी, फिजियोलॉजी में ये क्या वर्क करते हैं वो आपको पढ़ना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं, और क्या टॉपिक्स में आपको डाउट है क्योंकि एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।